नमस्कार मित्रों, जय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानेंगे, जहां पर माननीय श्री उमेश पोरवाल जी, केंद्रीय मंत्री गोरक्षा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गौ माता के विकास एवं किसानों के आत्मनिर्भरता के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे पूर्वोत्तर की गौशालाओं की व्यवस्था किस प्रकार है और वह गौशाला हमारे किसानों को और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से विकास करने में सहायता कर रही है और रोजगार में क्या भूमिका निभा रही है। तो चलिए जानते हैं माननीय श्री उमेश पोरवाल जी से। ओम जय गौ माता। बंधुओं, आज जय किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने गौ प्रेमी समाज सेवी युवा इंजीनियरिंग किया है, अभी पढ़ाई एजुकेशन, अपने माननीय अंकित जी द्विवेदी की रुचि बड़ी जैविक कृषि, गोवंश आधारित कृषि, गाय के प्रति बहुत है। उसी के आधार पर ये अपने मंडला जिले में और लोगों के साथ मिलकर के कुछ न कुछ करते रहते हैं। किसानों के स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या योगदान हो सकता है, उसमें लगे रहते हैं। उसी तरीके से आज इन्होंने मेरे से पूछा कि पूर्वोत्तर गुवाहाटी क्षेत्र में क्या स्थिति है, यहाँ पर लोगों की और यहाँ के लोगों को समृद्धशाली बनाने के लिए गौशालाओं के द्वारा क्या क्या चल रहा है, कैसा, जो जानकारी के लिए। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे सादर अभिनंदन करता हूँ, आप सबका निवेदन करता हूँ। और ये पूर्वोत्तर भारत वास्तविक भारत की एक प्राण है। पूर्वोत्तर भारत से ही सूर्य सबसे पहले अरुणाचल से उदय होता है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा अनेक प्रकार से भरी पड़ी हुई है, खनिज संपदा भरी पड़ी हुई है। अरुणाचल राज्य जो है, आप कल्पना कीजिए, विश्व के मानी देश 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देशों की सीमाएं से घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूरब में म्यांमार, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में भूटान से जुड़ी हुई है उसकी सीमाएं। प्राकृतिक सौंदर्य उसका है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्व उत्तर राज्यों का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर प्रमुख फसलें जो होती हैं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन, गन्ना, अदरक की खेती। नकदी फसलें में आलू, सेव, संतरा, अनानास को प्रोत्साहन ज्यादा दिया जाता है। झूम की खेती बहुत होती है यहाँ पर। इसी तरीके से अपने नागालैंड में भी, नागालैंड जो है पूर्व उत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है जो म्यांमार की सीमाओं से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, लगा हुआ है। और यहाँ के 90% लोग जो है, जनजाति लोग, अपनी कृषि पे ही आधारित है। यहाँ पर भी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मटर, गन्ना, तंबाकू इत्यादि होती है। नागा पहाड़ी जनजाति जात के लोग हैं और अधिक यहाँ जनजातियां हैं, और वो अलग अलग प्रकार से अपनी ये फसलें लेते हैं। ऐसे ही मिजोरम पूर्व उत्तर भारत का एक पूर्वी राज्य में आता है, जिसकी सीमाएं पूरब और दक्षिण में म्यांमार से मिलती हुई हैं, पश्चिम में बांग्लादेश से और उत्तर में मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा से मिली हुई हैं, घिरा हुआ है। पहाड़ों की भूमि बोलते हैं मिजो पर्वत जो है म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। 2000 मीटर की ऊंचाई, ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। और वहां पर भी 80% लोग जो है खेती पर निर्भर रहते हैं। वहां पर भी संतरा, केला, अंगूर, अनानास, पपीता, फूलों की खेती, हल्दी, काली मिर्च, अदरक इत्यादि की खेती करते हैं। और
और एक प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। सुगंधित फसलें भी लेते हैं। इसी तरीके से हमारे त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा में भी देश का एक तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी सीमाएं जो हैं पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगी हुई हैं। देश की 858 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमाओं से घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी प्रमुख फसल में जो है वहाँ के लोग अधिकांश धान, तिलहन, दालें, आलू, गन्ना और जंगलों में गर्जन, सैगोन और गमार की खेती बहुत होती है। चाय और रबड़ प्रमुख फसलें हैं। और अगर का आपने नाम सुना ही है। अगर हमारे आसाम में भी बहुत काफ़ी जगह अगर की खेती होती है। और अगर जो है करोड़ों रुपए में जाता है। यहाँ वन संपदा, खनिज संपदा बहुत है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ऐसे उसका महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख है। पूर्व उत्तर का संबंध में सदा है। ऐसे मणिपुर आता है। मणिपुर में भी जो म्यांमार की सीमाओं से घिरा हुआ है पूर्व में, और उत्तर में नागालैंड और पश्चिम में असम, दक्षिण में मिजोरम और म्यांमार की सीमाएं से लगा हुआ है। वहाँ पर भी कृषि ही प्रमुख फसल है। कृषि के माध्यम से ही सब काम और अपनी सुगंधित फसलें लेते हैं। इस तरीके से एक इधर नागा मिर्च होती है, बहुत करते हैं लोग। इधर हल्दी अदरक की खेती बहुत करते, काली मिर्च की खेती बहुत करते, बड़ी इलायची, अनेक बहुत सी चीजें, मसाले बहुत हैं। आसाम में भी, आसाम में मैंने जो घूमा है, इसमें घूमने से मेरे को जो समझ में आया, उस दृष्टि से ये आसाम जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा। माँ कामाख्या माता का एक पवित्र स्थान है। ब्रह्मपुत्र, बराक बेली ब्रह्मपुत्र से यहाँ की जीवन रेखा है, और उसके माध्यम से यहाँ आसाम में बड़ा अच्छा काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर आसाम की स्थिति में, आसाम भूटान से लगा हुआ है, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ गौवंश की तस्करी अधिकांश होती है, और यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं चावल है, जूट है, चाय है, कपास है, तिलहन है, गन्ना है, आलू है, और नकदी फसलें जिसको कहते हैं केला है, अनानास है, सुपारी है, नारियल है, अमरूद है, आम है, संतरा है, कटहर है, नींबू है। नींबू की खेती यहाँ पवित्र होती, बहुत अच्छे से होती है। ये छोटे किसान अपने स्तर पर खेती करते हैं। आसाम में लगभग 2/3 जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। 1826 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना सब जमाया। इसके बाद यहाँ चाय, लेकिन यहाँ की जो गाय है, वो गाय का नाम है लक्ष्मी गाय है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा गौशालाएं नहीं है। गौशालाएं सिर्फ जो है मणिपुर में एक गौशाला है, वो अपना संघ का स्वयं सेवक है, वो कुछ गाय रख करके अपने यहाँ चला रहा है। ऐसे ही दक्षिण असम त्रिपुरा में अभी कुछ बीएसएफ के माध्यम से जो गौवंश को बचाया है, उसमें वहाँ लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपने एक कार्यकर्ताओं की टीम लग के वहाँ काम कर रही है, वो स्वयं सेवक लोग उसको चला रहे हैं 101 गाय रख के। ऐसे ही अपने सिलचर में एक मारवाड़ी जैन समाज और अन्य लोगों के माध्यम से एक गौशाला चल रही है।
ऐसे ही आसाम के अंदर जो भी गौशाला है वो हिंदी भाषी लोग चलाते हैं, और वो भी गौशालाएं जो हैं इसमें स्वावलंबन का आधार लेना चाहिए। अभी इधर वो नहीं है, अभी केवल गौशालाएं इधर जो है दूध के उद्देश्य से चलाते हैं और दूध बच्चों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने अभी ये नहीं समझ पाए, धीरे धीरे अब समझ में आ गया है कि यहाँ अधिकांश गौशालाओं में जर्सी गाय रखते हैं। पुरानी की यहाँ की गौशालाएं हैं, गुवाहाटी गौशाला के नाम से जानी जाती है, और एक सिलचर में है, और एक अपनी जोरहाट में अभी गौशाला खुली है श्री गीता आश्रम के नाम से। ये बहुत अच्छी गौशाला है, हनुमान जी बायती चलाते हैं इसको, और इसमें टोटल देसी गाय है, 850 के आसपास गाय है, टोटल देसी गाय है। वो अभी यहाँ पर उस गौशाला के माध्यम से ग्राम स्वावलंबन का बड़ा काम हो सकता है। देसी गाय बकाया, अन्य गौशालाओं में तो जर्सी गाय है। गुवाहाटी में हमारे गढ़चुक में अपने माननीय प्रभुदयाल जी सोटिया जी, इन्होंने गौशाला खोली है। मेरे संपर्क में आने के बाद इन्होंने साहिवाल नस्ल की गाय ला करके एक गौशाला शुरू की है। हम इनका उद्देश्य भी है कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध चीज मिले। आज अधिकांश जर्सी गाय का दूध जा रहा है, और लोग जो डेयरी चला रहे हैं अधिकांश जर्सी गाय ही रखते हैं, तो वो गाय नहीं है, उसका दूध नहीं है। श्रेष्ठ दूध जो है मानव के लिए हमारी देसी गाय का ही दूध सही है। तो माननीय प्रभुदयाल जी ने गुवाहाटी में ये शुरू की है, और यहाँ से गाय का दूध कांच की बोतल में पैक होकर के कुछ परिवारों में जा रहा है, ताकि बच्चों को शुद्ध दूध मिल सके। ऐसा ही काम अपने तिलसुकिया में एक हमारे विकास जी जैन हैं, डेयरी चलाते हैं, लेकिन उन्होंने देसी गाय का काम शुरू किया। साहिवाल गाय वो भी लाए हैं हरियाणा से, साहिवाल गाय पे काम शुरू किया है, और आज वो गाय का घी भी बना रहे हैं। गाय का घी 1200 रुपया किलो देते हैं। उनकी छाछ मट्ठा 30 रुपया किलो बिक जाता है, उनके वहीं से जाता है, लेके जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जागरूकता आई है। अभी हमारे संपर्क में कुछ चाय बागान के लोग आए हैं। चाय बागानों में गौशाला, देसी लोकल गाय रख करके गौशाला स्थापित हो जाएगी, और उसके माध्यम से उनको गोबर गोमूत्र के माध्यम से उसकी खाद और उसका कीटनाशक फसल पे उपयोग करने के काम आएगा। वो जो है एक प्रयोग बनेगा। दूसरा, हल्दी की खेती, अदरक की खेती उसी बागान में शुरू हो जाएगी। हमारे तिलसुकिया के अपने कार्यकर्ता हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने ये शुरू किया। अभी फोन किया था मेरे को लॉकडाउन के समय। तो ऐसा धीरे धीरे चालू होगा, अच्छा हो जाएगा। श्याम जी शर्मा जो यहाँ पर हैं गुवाहाटी में, इन्होंने अपनी छोटी सी गौशाला है, गाय लाते हैं देसी गाय, और इन्होंने अभी कृषि मंत्री को भी देसी गाय दी है। देसी गाय का मेरा भी उद्देश्य ये है कि यहाँ के सभी माननीय मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ अपने घर में हम एक मॉडल रखें कि हम देसी गाय रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, समृद्धशाली भारत, कर्ज मुक्त किसान, स्वस्थ और संपन्न किसान युवा मिले, इस तरीके से हमारा भारत खड़ा हो। इसके लिए हमें गौवंश आधारित कृषि और ये गौशालाओं की भूमिका, और इसके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षण देने का काम अभी हम त्रिपुरा और सिलचर आसपास में, दक्षिण असम में, और नॉर्थ ईस्ट को 2 भागों में बांटा है, उत्तर असम और दक्षिण असम। तो उत्तर असम में हमारा मेघालय, नागालैंड और ये असम आ जाता है। दक्षिण असम में सिलचर उसका केंद्र है, और उसमें त्रिपुरा और मणिपुर इत्यादि आ जाता है, इसमें मिजोरम। तो इस तरीके से अरुणाचल एक अलग राज्य, ऐसे पूरा मिला करके नॉर्थ ईस्ट को है। तो उसी आधार पे अभी हमने जैविक खेती का प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं 3 दिन का। किसानों को 3 दिन जैविक खेती के बारे में, गोवंश आधारित खेती के बारे में हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, वो काम हम करेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने गाय के गोबर से हमारी गढ़चुक की गौशाला में माननीय प्रभुदयाल जी के यहाँ गुनाइल बन रहा है। गौमूत्र से फिनाइल, गुनाइल और फसल रक्षक कीट नियंत्रण बना रहे हैं। उसका प्रशिक्षण लोगों को दे रहे। हमारे यहाँ नागपुर देवलापार से सीख के आए थे नलवाड़ी के जयंत बरुआ जी, वो इस काम को आगे कर रहे हैं। धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएंगे।
अपने यहाँ गौवंश की रक्षा के लिए, गौवंश बड़ी भूमिका है, गौवंश की रक्षा के लिए कानों में टैग, जिस तरीके से मेरा आधार कार्ड बना है ऐसे कानों में टैग। तो हमारा ये काम, हमारे डॉक्टर एक हमारे परिचित के हैं और उनकी श्रीमती जी हमारी गौरक्षा की टीम में जुड़ी हुई हैं, अंजमा देवी जी, और वो डॉक्टर साहब हैं सुयत चक्रवर्ती जी, सिलचर में, वहां ने सिलचर की गौशाला में उन्होंने सबके टैगिंग की है, नंबरिंग की है। गाय का गौपालन में स्वास्थ्य, उनको आहार कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, कितना उनको दाना मिलना चाहिए, हरा चारा मिलना चाहिए, एक पौष्टिक आहार, उसकी दृष्टि से उनका पूरा चिंतन, गौशाला को, किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए डॉक्टर सुयस जी का बड़ा योगदान है। तो ऐसे हमारे संपर्क में जो आ रहे हैं, कृषि के विशेषज्ञ आ रहे हैं, तकनीकी सलाहकार लोग आ रहे हैं, उन सबको जोड़ के हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज ये जय किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे माननीय अंकित जी ने इसको आज बनाया है, तो बहुत अच्छा है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जानकारी मिलेगी। हमारे धुबरी और ग्वालपाड़ा में जो बीएसएफ के माध्यम से बांग्लादेश से गौवंश जाता है, बांग्लादेश को उसको बचाते हैं, तो ऐसा गौवंश बचाए रखा हुआ गौवंश को ये हमारी धुबरी में ध्यान फाउंडेशन के माध्यम से जो काम चल रहा है उसमें ये रखा जाता है। अभी शीघ्र जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, शीघ्र हमारे यहाँ कोयला एसोसिएशन के माध्यम से देसी गाय की गौशाला खोलने का तैयारी हो गई है, प्लानिंग हो गई, लोग तैयार हो गए, गायों की व्यवस्था हो गई। दूसरा, हमारे नरेंद्र शर्मा जी लगे हुए हैं, कृष्ण कुमार जी शर्मा, और अपने मेघालय गाड़ो पहाड़, जहां ईसाइयों का पूरा गढ़ है, उस क्षेत्र में एक अपना वनवास, अपना छात्रावास चलता है, उसी में एक गौशाला का निर्माण वगैरह हो गया है। गौशाला लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहां गायों का काम, गौशाला का काम प्रारंभ हो जाएगा। किसानों को जैविक खेती, गौवंश आधारित खेती के माध्यम से हम कैसे उनको स्वावलंबी और समृद्धशाली बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम गाय के आधार पे, गाय से उत्पाद जो बन रहे हैं उनको हम कुछ नहीं तो मंजन बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, उपटन बना सकते हैं, यही आइटम, खाद है, कीटनाशक है, फसल रक्षक, इसके माध्यम से हम किसानों को भी प्रशिक्षण देंगे और किसानों को 2 गाय रखाएंगे सरकार के माध्यम से, उनको लोन भी दिलवाएंगे और उनको स्वावलंबी और समृद्धशाली, आरोग्यशाली बनाने के लिए हमारी गाय माता की बड़ी भूमिका होगी। नॉर्थ ईस्ट को गौ माता की तरफ से एक पूरा खड़ा हो जाएगा। यहाँ माँ कामाख्या की बड़ी शक्ति पीठ है, बड़ी कृपा है माँ कामाख्या की और ब्रह्मपुत्र बाबा की, और यहाँ ओमानंद महादेव की जय हो। सभी को, धर्म प्रेमी गौ प्रेमी बंधुओं को नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित भाई, आपने आज ये मेरा कार्यक्रम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता।